Good evening to everyone. So guys, welcome to all of you in comeback series for CMSL. So first chapter हमारा SEBI SBB and Sweat Equity Share Regulation 2021 already completed. अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ना कुछ शॉर्ट्स या कुछ बहुत छोटी वीडियोस के माध्यम से उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड सिचुएशंस में आपको बताऊंगा। आप प्लीज उसको वहां से आंसर करिएगा। बट इस सीरीज के अंदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद अ न्यू चैप्टर दैट इज बायबैक रेगुलेशन, राइट। तो जस्ट राइट ऑन द टॉप आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो ये सेशन है ना, इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे बायबैक के प्रोविजंस को समझने की। ठीक है, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज आप लोगों का एक बेस क्रिएट कर सकूं ताकि आप लोगों को चैप्टर के बारे में पूरा समझ आए कि हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्रोसीड, राइट। चलिए, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायबैक। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायबैक। समबडी आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायबैक, तो याद रखना बायबैक का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ शेयर्स, ओन शेयर्स लिखेंगे ज्यादा बेटर है, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी। जब एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बाय कर लेती है तो दैट इज कॉल्ड एज बाय बैक। यानी कि पहले हमने शेयर आपको इशू करे थे, अब हम उन्हीं शेयर्स को आपसे वापस खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, राइट। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई कंपनी बायबैक के बारे में प्लान करती है तो याद रखना वो एक कैश रिच कंपनी होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ कैश रिच कंपनी। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर आता होगा, बट मेरे इस वीडियो के एंड में आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। अगर आपको आता है तो एंड तक वेट करो, आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, उसके आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको कसम लगेगी तो घुसा पड़ेगा, इतनी मेहनत करवाते हो और उसके बाद फिर भी पढ़ते नहीं हो, नालायक कहीं के। ठीक है, चलो ठीक है सर, बिल्कुल आंसर देंगे। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि वाई बायबैक, मतलब कंपनी क्यों करना चाह रही है बायबैक। और आई कैन ऑल्सो से लाइक दिस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक या व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड बायबैक। तो बायबैक से होता क्या है, देखिए आपको इसके रैशनल को समझने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा बायबैक को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। क्या होता है सोच के देखो, अगर कोई कंपनी अपने ही शेयर को बाय कर लेगी तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। बिल्कुल, जब नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे तो क्या प्रॉफिट कम लोगों में बटेगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। यस, सो देयर विल बी इंक्रीज इन ईपीएस, इंक्रीज इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से सिर्फ रिटर्न्स भी लिखोगे चलेगा। ठीक है ना, आपकी रिटर्न्स बढ़ जाती हैं। ये एक एडिशनल एग्जिट ऑफर देता है टू द शेयर होल्डर्स। ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होती है नफरत भरी टेक ओवर। बताऊंगा कैसे। ये हेल्प करता है टू स्टेबलाइज प्राइजेस, प्राइजेस को स्टेबलाइज करता है एट द टाइम जब मार्केट बहुत स्लगिश होती है, एकदम से फ्री फॉल आ रहा है। और फ्री फॉल का मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ रही है, सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस गिरेगा। बायबैक डिमांड क्रिएट करता है, एक सपोर्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, इसके अलावा जब भी बायबैक होता है तो शेयर कैपिटल में रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। और इसके लिए आपको विदाउट अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से हमारे पास बायबैक के फायदे होते हैं। कुछ फायदे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, कुछ फायदे शेयर होल्डर के पॉइंट। शेयर होल्डर की बात करें तो उनको बैठे बिठाए एग्जिट मिल जाता है ना। शेयर होल्डर की बात करें तो जो शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करते बायबैक में, क्या उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, रिटर्न्स बढ़ जाती हैं।
ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक ऑफ प्रमोटर्स। अब ये कई बच्चों को समझ नहीं आता, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो एक कंपनी के टोटल शेयर है 1 लाख, और मिस्टर एक्स जो कि प्रमोटर ऑफ द कंपनी है उसके पास 40,000 शेयर है, ठीक है, ठीक है सर। अब हुआ क्या कि कंपनी ने 20,000 शेयर का बायबैक करा। अब आफ्टर बायबैक नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 80,000। अच्छा चलो, बायबैक से पहले कोई मुझे बताएगा परसेंटेज होल्ड कितना है मेरा। मैं इस कंपनी का प्रमोटर हूं, मेरे पास 40,000 शेयर है, तो मेरा परसेंटेज ऑफ होल्ड क्या 40%। आउट ऑफ 1 लाख आई एम होल्डिंग 40,000 शेयर, तो माई परसेंटेज ऑफ होल्ड इज 40%। वेरी सिंपल, ठीक है दोस्तों। अब आपको मुझे ये बताना है, सोच के बताइएगा, अगर बायबैक हो जाता है और इसका कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट ये है कि नंबर ऑफ शेयर 80,000 रह जाते हैं, लेकिन प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रमोटर के पास अभी भी कितने हैं, 40,000। मतलब प्रमोटर ने तो कुछ करा ही नहीं, उसके पास पहले भी 40 थे, अब भी 40 है, लेकिन बायबैक की वजह से क्या नंबर ऑफ शेयर एकदम से रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी शेयर खरीद के उन्हें कैंसिल कर देती है। जैसी कंपनी आपसे शेयर खरीदती है उसे कैंसिल कर देती है, तो नंबर ऑफ शेयर जो कि पहले 1 लाख थे वो घटकर कितने रह जाते हैं, 80,000। अब आप में से कौन बताएगा कि यहां पे परसेंटेज ऑफ होल्ड कितना होगा। सर 40 आउट ऑफ 80, क्या 50%। अच्छा, तो इसका मतलब प्रमोटर का स्टेक कंसोलिडेट हो गया बिना कुछ, पहले वो 40% पे था, उसने कुछ करा भी नहीं, और अब वो सीधा 50% पे आ गया। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक ऑफ प्रमोटर इफ प्रमोटर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बायबैक। समझ आ गया। अच्छा सर, इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने स्पेशल बनाया था उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा। जो बच्चे अभी तक एडेड नहीं है उसमें ऐड हो जाइएगा। यू विल गेट case study based questions, you will get scanner questions, you will also get practical questions, you will also get information for the test, you will also get class notes जो कि आपके लिए बहुत हैंडी होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, अब ये होता है कंसोलिडेट। अच्छा एक चीज और बताओ, कई बच्चे कहते हैं सर ये क्यों लिखा आपने, प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। अब आप इसी से एग्जाम्पल से पता लगाओ, अगर मैं ये कहूं कि मैं प्रमोटर था, मेरा स्टेक कम था, और जब मेरे पास स्टेक कम है तो कोई भी कंपनी एक्वायर कर सकता है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर बायबैक क्या मेरा स्टेक अपने आप कंसोलिडेट होकर बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, टेक ओवर होने से बच जाती है कंपनी। सोच के देखो ना, मैं 40% पे था, अचानक किस पे आ गया, 50 पे। जब मैं 50 पे आ गया तो मेरे से बड़ा कोई शेयर होल्डर अब होगा ही नहीं, तो मेरी कंपनी को अब टेक ओवर भी आप नहीं कर पाओगे, तो इससे प्रिवेंट हो गया हॉस्टाइल टेक ओवर। समझ आया, वेरी गुड। अब ना एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, कि सर एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी का बायबैक हो रहा है तो उसके लीगल प्रोविजंस बताओ। देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी चीज के लीगल प्रोविजंस अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको या तो कंपनीज एक्ट में मिलेंगे या फिर सेबी लॉज में मिलेंगे। सेबी लॉज हमेशा किसके लिए बनाया था, लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो अगर आप कंपनीज एक्ट में चेक करोगे ना, तो यू विल फाइंड द लीगल प्रोविजन ऑफ बायबैक आर गिवन इन सेक्शन 68, 69, 70। यहां आपको लीगल प्रोविजंस ऑफ बायबैक मिलेंगे। सो सेक्शन 68 की अगर हम बात करें तो ये बताता है कंडीशंस, यानी कि किन कंडीशंस पर, किन मेथड से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक, ये सारी बातें यहां लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो बाद में बताऊंगा, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमें सीआरआर क्रिएट करना है, सेक्शन 69 बताता है। 70 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन, बोलो, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, यानी कि किन कंडीशंस पे बायबैक एलिजिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो दोस्तों, ये तो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों पे है, लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो क्या उसके ऊपर बायबैक रेगुलेशंस भी लग जाती हैं। तो सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018, क्या सबको क्लियर हो गया। यस सर। अब क्या होता है कि अगर आपको जेन्युइनली समझना है कि बायबैक बेसिकली इसके लीगल प्रोविजंस क्या हैं, तो इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पढ़ के क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो लेट मी आस्क यू सिंप्लीफाइड वे में, तो मैं यहां पर ना बस कुछ लिखता जाऊंगा, आप समझ लेना कि जो भी मैंने लिखा एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 68 है,
एज पर बायबैक रेगुलेशन, ये रेगुलेशन 4 या 5 है, सिंपल, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहला कहता है कोई भी बायबैक तभी पॉसिबल है व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविजन नहीं है तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर मान लो एओए में प्रोविजन नहीं था, तो क्या हम एओए को अमेंड करके क्या उसमें प्रोविजन ला सकते हैं? बिल्कुल यस, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है सर। मान लेते हैं एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजनिंग थी, तो अब यहां पे लॉ कहता है कि आपको आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में आपको एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी और उसमें आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर द पर्पसेस ऑफ बायबैक। यहां तक क्लियर? ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, उन्होंने बोला नो एसआर रिक्वायर्ड, आपको एसआर पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अगर आप बायबैक करने चाह रहे हो अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अगर आप इतने क्वांटम तक का बायबैक करते हो तो लॉ कहता है कि आपको फिर वहां पर एसआर की जरूरत नहीं है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो, एंड दैट टू इन द मीटिंग। तो आपको एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके एक बोर्ड रेजोल्यूशन से पास करवा लेना, और बायबैक 10% से ऊपर अगर नहीं होगा तो आपको वहां पर एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, तो याद रखना इट इज 25% ऑफ पेड अप कैपिटल ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं कहीं पर तो मैं ये लिखता हूं पेड अप इक्विटी और कहीं पे लिखता हूं पेड अप कैपिटल, दोनों में फर्क क्या होता है? जब मैं पेड अप कैपिटल बोलता हूं तो उसमें प्रेफरेंस आ जाता है, जब मैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बोलता हूं तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। 3 कंडीशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। पहला क्या है? मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय एओए, एसआर पास करवा लेना जनरल मीटिंग के अंदर। हाँ, एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बायबैक अप टू 10% है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे पास करवाया है अपनी बोर्ड मीटिंग एक बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट जनरली कितना होता है? 25%। मैक्सिमम लिमिट कितना होता है? 25%। तो अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कंपनी 12% तक बायबैक करना चाह रही है तो क्या एसआर जरूरी है? आंसर इज यस। 9% तक करना चाह रही है तो आप एसआर से बच सकते हो, प्रोवाइडेड क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या वो रेजोल्यूशन पास किया होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है? ठीक है सर। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही बायबैक संभव है, यानी कि अगर आपका शेयर पार्टली पेड अप है तो उसका बायबैक होगा ही नहीं, डन। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि अगर एसआर पास हो जाता है तो आपके पास 1 साल होता है बायबैक को कंप्लीट करने का, यानी कि आपको इंश्योर करना है दैट यू नीड टू कंप्लीट योर बायबैक विद इन 1 ईयर आफ्टर पासिंग ऑफ एसआर, नहीं तो एसआर दोबारा पास करवाना पड़ जाएगा, नहीं तो एसआर दोबारा पास करवाना पड़ जाएगा। क्या सबको क्लियर है? यस सर। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इमीडिएटली आफ्टर बायबैक आपको ध्यान रखना है कि डेट टू पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स की जो रेशो है शुड नॉट बी मोर देन 2:1। डेट का मतलब होता है सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, अपॉन में नीचे क्या लिखना है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स शुड नॉट बी मोर देन 2:1। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेट टू पेड अप कैपिटल रेशियो है ना वो किसी भी कीमत पे इमीडिएटली आफ्टर बायबैक 2:1 से एक्सीड ना करे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, क्योंकि जब मैं इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ये सारी कंडीशंस अगर आपको याद होंगी तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है सर। याद रखना दो बायबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए, यानी कि अगर आज आपने बायबैक करा तो अगला बायबैक
करने के लिए आपको बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड छोड़ना पड़ता है 1 ईयर का। आपको 1 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बायबैक कर पाओगे। ठीक है, फिर अगला आ जाता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे तो, ठीक है, इसके पीछे बहुत लॉजिक्स भी है, बट फिलहाल क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन पे हैं ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर सके, तो लेट मी क्लियर यू, देर आर 2 सोर्सेज ऑफ बायबैक। इनफैक्ट अगर आप मॉड्यूल खोलोगे तो यू विल फाइंड 3 सोर्सेज। पहला है फ्री रिजर्व्स, दूसरा है एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और तीसरा है फ्रेश इशू। यानी कि आप अगर चाहो तो फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी ला सकते हो, अगर आप चाहो तो एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, और चाहो तो फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, और इसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। यानी कि जितने का बायबैक आप कर रहे हो उतने का आप फ्रेश इशू ले आओ। मान लो आप 2 लाख का बायबैक कर रहे हो तो आप 2 लाख का फ्रेश इशू ले आओ, खत्म, कैपिटल इंटैक्ट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप क्या करो, अगर 2 लाख का बायबैक कर रहे हो तो आप 2 लाख के बराबर का फ्री रिजर्व और एसपीआर यूज करके इतना सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये सेक्शन 69 कहता है। तो एज पर सेक्शन 69 सीआरआर कब बनेगा, कौन बताएगा? सेक्शन 69 कहता है कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तभी क्रिएट करना है जब आप रिडम्पशन यानी कि बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर करोगे तो। सर ये ना इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल प्रोविजन याद रखो, अगर पेपर में आ गया सोर्सेस तो आपने क्या बोलना है, फ्री रिजर्व्स, एसपीआर या फ्रेश इशू। सेक्शन 69 कहता है कि जहां फ्री रिजर्व यूज हो गया तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। कितना सीआरआर बनाना पड़ेगा? नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दूंगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ प्रोविजन लर्न कर लो। कोई पूछे सोर्सेस बता पाओगे? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखेंगे यहां पे, व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ बायबैक। मेथड्स ऑफ बायबैक, अगर हमें बायबैक करना है तो हमारे पास क्या मेथड्स अवेलेबल है, तो लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टेंडर मेथड। टेंडर मेथड के अलावा इसको बोलते हैं ओपन मार्केट, थ्रू ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में 2 मेथड होते हैं, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड थ्रू बुक बिल्डिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वाला मेथड हट चुका है। आपके स्टडी मैट में हो सकता है अभी भी आपको दिखे, बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये नहीं होता। तो रियल लाइफ में 2 ही मेथड होते हैं, टेंडर और बुक बिल्डिंग, और उसमें भी टेंडर सबसे पॉपुलर मेथड है। तो 99% चांसेस है कि अगर पेपर में मेथड आएगा तो कौन सा आएगा, टेंडर मेथड आएगा, याद रखना। ठीक है, तो अगर कंपनी को बायबैक करना है या तो वो टेंडर मेथड फॉलो करेगी या ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में 2 हैं, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू बुक बिल्डिंग। स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी नल एंड वॉइड हो चुका है, यानी कि वो अब है ही नहीं, तो क्या हम लोगों को बुक बिल्डिंग मेथड से ही जाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बायबैक क्या है, आपको पता चल गया। मैंने कहा लीगल प्रोविजंस ऑफ बायबैक कहाँ पे हैं, पता चल गया। एडवांटेजेस ऑफ बायबैक पता चल गया। कंडीशंस ऑफ बायबैक, मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, एसआर पास होना चाहिए। एक केस है एसआर की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक पता चल गया। इमीडिएटली आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी कितना होना चाहिए, पता चल गया। सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या है, पता चल गया। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ बायबैक, ये भी हमें पता चल गया। सीआरआर कब बनाना होता है, जब भी बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या एसपीआर होता है, क्या हमें सीआरआर बनाना होता है। कितना सीआरआर बनाना होता है,
उतना बनाना होता है जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक किया गया है। मान लो नॉमिनल वैल्यू 10 लाख किया गया तो सीआरआर भी कितने का बनेगा, 10 लाख का बनेगा। सीआरआर बनता कहाँ से है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड आउट ऑफ एसपीआर। जिन्होंने मुझसे अकाउंट्स पढ़ा हुआ है ना, उनको मालूम है कि यहाँ पर ये वर्ड्स क्या है। ये बहुत हमने डिटेल में बायबैक ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बायबैक में पढ़ा होता है, आपको याद होगा। मैं एक बार याद कराता हूँ। एसपीआर डेबिट, फ्री रिजर्व्स डेबिट, टू सीआरआर की हम एंट्री करते थे, अगर आपको याद हो तो। ये कब करते थे, जब भी हम इन दोनों से बायबैक करते थे। ठीक है कि नहीं, जल्दी बताओ, क्या यहां तक क्लियर हो गया? आवाज मार दो। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रोहिबिशन। किन कंडीशंस में बायबैक प्रोहिबिटेड है? याद रखना, कोई भी कंपनी बायबैक थ्रू इट्स सब्सिडरी नहीं कर सकती। यानी कि आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू शेयर्स नहीं खरीद सकते, ना ही थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। यानी कि लॉ कहता है कि बायबैक का ऑफर आप खुद दोगे, आप थ्रू सब्सिडरी या थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं दे सकते। ठीक है, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कंपनी ने किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट करा है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स या फिर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स जो आपने एक्सेप्ट करे होंगे, या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट करा है, तो याद रखना आप बायबैक नहीं कर सकते। कई बार बच्चा कहता है सर अगर डिफॉल्ट रेमेडीड हो जाए, मतलब जो डिफॉल्ट मैंने करा था वो मैंने ठीक कर दिया, क्या मैं अब बायबैक कर सकता हूं? आंसर इज नो। याद रखना, इवन इफ डिफॉल्ट इज रेमेडिड, तीन साल फ्रॉम द डेट जब आपने रेमेडी करी, अभी भी बैन रहेगा, बायबैक नहीं कर पाओगे। हां, अगर रेमेडी करने के बाद 3 साल बीत चुके हैं, क्या उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो? आंसर इज यस। समझ में आया? चलो, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ, सब बच्चे आंसर देंगे। अगर मैं ये कहूं कि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा एक बात याद रखना, इस पूरे बायबैक के चैप्टर में ना, जहां जहां मैं फ्री रिजर्व बोलता हूं ना, उसमें एसपीआर इंक्लूडेड होता है, याद रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी 10 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी 5 लाख है, और जनरल रिजर्व मेरा 2 लाख है, मेरा एसपीआर 3 लाख है। आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक इफ passed in general meeting by SR। अगर आपने जनरल मीटिंग में एसआर पास किया है तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा, आंसर लिखिएगा, ठीक है, आई विल चेक आउट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन यानी कि कल। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। शेयर किया करो यार वीडियो को सब अपने दोस्तों के साथ, उनको पता तो चले, कई बच्चों को तो पता ही नहीं है ये सीरीज चल रही है, पता है। बाय बाय।